नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, नया भारत अतीत की चुनौतियों से निपटते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ऊना हिमाचल से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा से कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी केंद्रीय बजट में विकास को प्राथमिकताओं में शामिल करने पर जोर दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगा। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 18 अक्टूबर से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। और बांग्लादेश के सिलहट में एशिया कप महिला क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से प्रतिवर्ष 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और इससे हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हिमाचल प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी। लेकिन हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में राज्यों के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक हिंदुस्तानी का संकल्प पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक दिन, एक पल हम सभी देशवासियों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और लोगों तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। श्री मोदी हिमाचल प्रदेश के ऊना में विभिन्न विकास योजनाओं की शुरुआत पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया अतीत की चुनौतियों पर विजय पा रहा है और तेजी से विकास कर रहा है। आज का नया भारत पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। हम 20वीं सदी की सुविधाओं को जो पहचानेंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी मेरे हिमाचल को जोड़ेंगे। इसलिए आज हिमाचल के विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां 2 गुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। आज एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ऊना से नई दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली ये 4थी वंदे भारत रेलगाड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेल सेवा विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है।
हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहाँ आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। श्री मोदी ने ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी उद्घाटन किया और औषध निर्माण पार्क की आधारशिला रखी। ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए, इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाई। भारतीय रेल माल ढुलाई के लिए वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार ये रेलगाड़ियां अधिक मूल्य के ऐसे नाजुक सामानों को लेकर जाएंगी जिनकी ढुलाई इस समय परिवहन के अन्य साधनों से की जा रही है। मंत्रालय ने बताया है कि माल ढुलाई की ये सेवाएं वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बने नए फ्रेट EMU के जरिए संचालित होंगी। ऐसी पहली सेवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई में शुरू की जा रही है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि फ्रेट EMU चलाने के लिए अन्य मार्गों की पहचान संभावित ग्राहकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से की जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में रेलवे के मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे लगातार प्रयासरत है। इन प्रयासों का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना और यात्रा के समय को कम करना है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत देश के कई हिस्सों में चलाई जा रही है। वंदे भारत ट्रेनों ने गति, दक्षता और सुविधा की एक नई पहचान कायम की है। आने वाले वर्षों में मेक इन इंडिया पहल के तहत 400 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया। यह ट्रेन नई दिल्ली से कटरा रूट के बीच भी चल रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उन्नत संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 52 सेकंड में हासिल कर सकती है। इस ट्रेन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज त्रिपुरा के अगरतला में अगरतला खोंगसांग जन शताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस को रवाना किया। त्रिपुरा को असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर से जोड़ने वाली इन रेलगाड़ियों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति 3 दिन के त्रिपुरा और असम दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और असम सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी और आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज IIT गुवाहाटी में परम कामरूपा नामक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का उद्घाटन और समीर नामक एक उच्च सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। परम कामरूपा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है। IIT गुवाहाटी के कार्यक्रम में ही राष्ट्रपति द्वारा धुबरी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का वर्चुअल उद्घाटन और असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्षेत्रीय संस्थानों का भी शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति शाम के गुवाहाटी में असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में सिविक रिसेप्शन समारोह में भी भाग लेंगे। अमीनुल हक जद्दार, गुवाहाटी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के संत सवैयानाथ मंदिर से तीसरी गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा सौराष्ट्र क्षेत्र के सोमनाथ में समाप्त होगी। अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि राज्य विकास के पथ पर है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वित्त मंत्री ने वाशिंगटन में ब्रुकिंग्स संस्थान के एक कार्यक्रम में कहा कि आगामी बजट में मुद्रास्फीति से उत्पन्न चिंताओं को दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बढ़ते कर्ज और वित्तीय घाटे के मुद्दे पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले 2 बजट में केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पूंजी व्यय पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने फिर स्पष्ट किया है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस पर चर्चा के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि एक बार फिर इस मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई और भारत के खिलाफ निरर्थक और निराधार टिप्पणी की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस की निंदा के प्रस्ताव से अलग रहने के बाद भारत ने यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की। सुश्री कंबोज ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि लोगों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं हो सकता और युद्ध जारी रहना किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत और राजनयिक माध्यम से तुरंत युद्ध रोकने का प्रयास होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के 4 प्रांतों पर रूस के कब्जे के निंदा प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। 143 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 5 ने इसके खिलाफ वोट दिया। भारत सहित 35 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर शनिवार को मिस्र के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर मिस्र के विदेश मंत्री समी शुक्री से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वो मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। मिस्र और भारत के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। भारत ने G20 समूह की अपनी अध्यक्षता के दौरान मिस्र को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया है। मिस्र भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने, वाणिज्य और निवेश पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नरेंद्र मोदी सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की सराहना की है और देश के विशाल आकार को देखते हुए इसे चमत्कार बताया है। मुद्रा कोष के वित्त मामलों के विभाग के उपनिदेशक पाउलो माउरो ने कहा कि दुनिया भर में अनेक देशों से सीखने के लिए बहुत कुछ है और भारत की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले लोगों की मदद के लिए ये योजना जिस तरह से लाखों लोगों तक पहुंची है वो एक चमत्कार ही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, नया भारत अतीत की चुनौतियों से निपटते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ऊना हिमाचल से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा से कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी केंद्रीय बजट में विकास को प्राथमिकताओं में शामिल करने पर जोर दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगा। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 18 अक्टूबर से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा और बांग्लादेश के सिलहट में एशिया कप महिला क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। विद्युत मंत्रालय कल राजस्थान के उदयपुर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह करेंगे। सम्मेलन में ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा की जाएगी। 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं के अधिकार और भविष्य की बिजली व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक बचाए जा सकते हैं। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में पीएम गतिशक्ति पर राष्ट्रीय कार्यशाला मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कही। के कारण लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो आज 13-14% खर्चा माना जाता है देश में होता है हमारे जीडीपी का, उसको सिंगल डिजिट में लाने का हमारा प्रयास है। दिखने लगा है कि संभव होगा और उसके कारण आज की अर्थव्यवस्था में ही लगभग 10 लाख करोड़ रुपए सालाना बच सकते हैं और अगर भारत के भविष्य को देखें तो आगे चल के लाखों करोड़ रुपए इसमें हर वर्ष बचेंगे और जब 2047 में हम चाहते हैं कि भारत एक विश्व शक्ति बने, खुशहाली हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि ये पीएम गतिशक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष आज ही के दिन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा। उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कर्नाटका हिजाब प्रतिबंध मामले में अलग अलग राय दी है। शीर्ष न्यायालय के फैसले के मद्देनजर कर्नाटका में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध की अनुमति देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश फिलहाल लागू रहेगा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटका उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों का निपटारा करते हुए अपने फैसले सुनाए। एक रिपोर्ट। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक प्रथा नहीं है। उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी थी। इस मामले में न्यायमूर्ति न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया है। दूसरी ओर न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अनुसार हिजाब पहनना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है। खंडपीठ ने इस मामले में अलग अलग राय होने पर ये मामला उचित दिशा निर्देश के लिए प्रधान न्यायाधीश को भेजने का फैसला किया। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। जैव प्रौद्योगिकी विभाग जुलाई 1987 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेज NIAID और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH अमेरिका के सहयोग से एक द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम चला रहा है, जिसे भारत अमेरिका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम वैप के नाम से जाना जाता है। इसे वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 5,69,000 टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,786 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई और 2,557 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हमले की योजना को नाकाम कर दिया है। एक बैग से 3 शक्तिशाली विस्फोटक बरामद किए गए। विस्फोटक बरामद होने के तुरंत बाद वहां कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद इलाके में व्यापक तलाशी शुरू की गई। बैग से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय गुजरात के गांधीनगर में द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन कर रहा है।
ये प्रदर्शनी 18 से 22 अक्टूबर के बीच लगाई जाएगी। इस विशाल प्रदर्शनी में थल, जल, नभ तथा स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को प्रदर्शित किया जाएगा। गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में कई संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठियों के आयोजन को रक्षा प्रदर्शनी की वेबसाइट defexpo.gov.in/ पर भी देखा जा सकेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे विशेष कार्यक्रम कंट्री वाइड में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। चर्चा में श्री पांडे हाल ही में निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी के सहयोग से बने मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। पूरी भेंटवार्ता FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत की उपलब्धियों की जानकारी लेकर आए हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछले दशकों में काफी विकसित और विस्तृत हुआ है। देश की अंतरिक्ष यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आर्यभट्ट उपग्रह, PSLV, GSLV, मिशन शक्ति और मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत इन प्रयासों में काफी हद तक सफल रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां भारत में 1960 के दशक के आरंभ में शुरू हुई थीं। उस समय उपग्रहों का बड़े स्तर पर उपयोग करने वाले अमेरिका में भी ये प्रायोगिक चरण में था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया था। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इस समिति ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की थी। It is not accidental that on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR and France, are collaborating with us at the equatorial range near Tumba. And even the United Nations sponsorship of this range is not merely a matter of form, but constitutes an umbrella under which, regardless of political differences, nations can collaborate in the peaceful uses of outer space. ये समिति और अधिक विकसित हुई और 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में बदल गई। इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इसकी उपयोगिता को विकसित करना है। इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष संस्थाओं में से एक है। प्रख्यात भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक सोवियत रॉकेट लॉन्चर से अस्त्रखान ओब्लास्ट में कपुस्तिनिक यार से प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट का निर्माण इसरो ने किया था। भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम भी सोवियत रूस की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी को वर्ष 1980 में प्रक्षेपित किया गया था, जो स्वदेश निर्मित प्रक्षेपणयान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित होने वाला पहला भारतीय उपग्रह बन गया। वर्ष 1984 में वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। राकेश शर्मा ने सोवियत अंतरिक्षयान में सवार होकर अंतरिक्ष की सैर की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बातचीत भी की थी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान PSLV ने 2 स्पेसक्राफ्ट वर्ष 2008 में चंद्रयान प्रथम और वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान प्रथम भारत का पहला चंद्र अभियान था। ये चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानव रहित चंद्र अभियान था और अक्टूबर 2008 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन देश का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। रॉस्कोमास
नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। इसने भारत को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया था। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन की लागत सिर्फ $74 मिलियन आई थी, जो कि विज्ञान पर आधारित कहानी पर बनी हॉलीवुड की ख्याति प्राप्त फिल्म ग्रेविटी के $100 मिलियन के बजट से काफी कम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मंगलयान के बारे में सब कुछ स्वदेशी है और हम हॉलीवुड फिल्म की तुलना में कम बजट में मंगल ग्रह पर पहुंचे हैं। कि अमेरिका की हॉलीवुड जो फिल्म बनती है, मूवी, उससे भी कम खर्चे में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। यानी इससे ज्यादा खर्चा तो हॉलीवुड की मूवी बनाने में होता है। भारत आत्मनिर्भर अंतरिक्ष प्रयोगों की दिशा में प्रयास कर रहा है और इसरो ने कम लागत वाली और विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली विकसित की है। इसरो द्वारा एक और शानदार नवाचार GSLV है, जो PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। अपनी तरह के पहले प्रयास में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 27 मार्च 2019 को अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल के साथ अंतरिक्ष में एक उपग्रह को सफलतापूर्वक बेअसर करने में सफलता प्राप्त की थी। ये DRDO के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अभियानों में से एक था और इसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया था। इसने अंतरिक्ष में भी भारत की संपत्ति की रक्षा करने की संगठन की क्षमता का प्रदर्शन किया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। North East Diary program, broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, that is the 13th of October, we bring an exclusive interview with Dr. Omji Upadhyay, Director, Indian Council of Historical Research, Delhi. Looking forward to see you there. ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश के सिलहट में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत थाईलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। ये 8वीं बार है जब भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है। इसी मैदान पर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अशोक कुमार को। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी। आज 13 अक्टूबर है और जयंती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दादा मुनि अशोक कुमार की। दादा मुनि के नाम से मशहूर कुमुद कुमार गांगुली यानी अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा में हुई। अपने सपने पूरे करने के लिए 1934 में वे बम्बई आ गए। तो 1937 में अशोक कुमार को बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कंगन, बंधन और झूला फिल्मों में काम किया। अशोक कुमार को 1943 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में काम करने का मौका मिला। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अशोक कुमार ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी में बिमल रॉय के साथ काम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, नया भारत अतीत की चुनौतियों से निपटते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ऊना हिमाचल से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा से कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी केंद्रीय बजट में विकास को प्राथमिकताओं में शामिल करने पर जोर दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगा। और रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 18 अक्टूबर से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।